हेलो प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन फिजिक्स बाय सीपी तगया। अब देखिए दोस्तों, हम पिछले कुछ क्लासेस के अंदर हम प्रकाश से संबंधित पूरा चैप्टर लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। बस न्यूमेरिकल्स अपन ने कवर नहीं किए हैं और क्वेश्चन आंसर्स हमने बहुत सारे हर वीडियो में देखे हैं। फिर भी यहाँ पर ये जो सीरीज़ है, ये जो हमने वीडियो बनाया है, ये स्पेशली उनके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड बनाया है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। एक एक क्वेश्चन जो भी मैं बोलूँगा, ठीक है। सबसे पहले आपको देखिए, इस पूरे वीडियो के अंदर हर क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी है, ठीक है। परंतु पहले उस क्वेश्चन के बारे में आपको सोचना है। सोचने के बाद आपको स्वयं उत्तर देना है, उसके बाद आपको उत्तर को देखना है। तो आप वीडियो को पुश कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको वीडियो को रोक लें और पहले उसके बारे में सोचें, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न क्या है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए या परिभाषा लिखिए। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, सबसे पहले इसके बारे में सोचिए। मुझे कमेंट में ये लिख के भेजिए कि अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, वास्तविक होता है या आभासी होता है। यही मैं समझ जाऊंगा आपका उत्तर सही है या आपका उत्तर गलत है, ठीक है। कमेंट कीजिए आप। चलो अब बात करते हैं, मुख्य फोकस को परिभाषित करना है। तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, ठीक है। कैसी होती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो चलो अपन जो भी पॉइंट्स है उसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मिलती है। इसे कैपिटल F से दर्शाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो दर्पण के द्वारा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण मिलती है या प्रतिच्छेद करती है, उसे ही हम फोकस बिंदु कहते हैं, जिसे कैपिटल F से व्यक्त किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। मैं स्लाइड को एक बार क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आप किस पे कंसंट्रेट करोगे कि आपको क्या मान दिया है और क्या पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण है, ध्यान देना। यहाँ पे गोलीय दर्पण मतलब यहाँ पर किसी भी एक दर्पण विशेष का नाम नहीं लिया है। उसके बाद क्या, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए दोस्तों, वक्रता त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि वक्रता त्रिज्या को किससे व्यक्त किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को व्यक्त किया जाता है कैपिटल R से, और कैपिटल R का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य क्या संबंध होता है, सीधा सीधा ये आपको निकालनी। फोकस दूरी और फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी। मीन्स सीधा सीधा आपको 20/2 करना है। 20/2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आप 20 में 2 का भाग लगाओगे तब भी आपको कितना मिलेगा, 10 सेंटीमीटर ही मिलेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और इवन ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये UPSC RS जितने बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, यहाँ भी ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ मैं। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। समझना है इसको, पहले आंसर को पहले मत देखो रे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है। उस दर्पण का नाम बताइए, हमें उस दर्पण का नाम बताना है जो बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाए। देखिए यहाँ पे हम दोनों पहलू की बात करेंगे। सीधा प्रतिबिंब दोनों में बनता है। आप अगर अवतल दर्पण की बात करो तब भी बनेगा और उत्तल दर्पण की बात करो तब भी बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। हम दोनों तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। बिंब का सीधा प्रतिबिंब, देखिए दर्पण का नाम बताना है। बिंब का प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, ठीक है। अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूं तो सारे प्रतिबिंब सीधे होते हैं और आभासी होते हैं। सीधे होते हैं, आभासी होते हैं, परंतु पीछे देखिए क्या दे रखा है, आवर्धित प्रतिबिंब बन सके।
आवर्धित प्रतिबिंब मतलब बड़ा होना चाहिए। उत्तल दर्पण में बनने वाले सभी प्रतिबिंब सीधे तो होते हैं परंतु छोटे होते हैं, यानी वस्तु की तुलना में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। अवतल दर्पण में सिर्फ एक स्थिति होती है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे वो आंसर बताना है। आपको मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसका आप आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर। मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि प्रतिबिंब सीधा बने और आवर्धित प्रतिबिंब बने तो कौन से दर्पण के, देखिए आप आंसर तो सीधा सीधा है, आंसर आपको सामने दे रखा है, तुक्का मार दो, ये पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर यही दिख रहा है, ठीक है। परंतु मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लो क्या है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वह स्थिति लिखो, वस्तु या बिंब की स्थिति लिखिए जब हमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हो और आवर्धित प्राप्त हो, मतलब बड़ा प्राप्त हो। उसके लिए वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए, आपको वस्तु की स्थिति लिखनी है अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है सॉरी, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। जब हमने चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे इसको, तब हमने आपको ये चीज़ें बताई थी कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और दर्पण के आगे जो हम जिस दर्पण का उपयोग करते हैं मोटरसाइकिल्स वगैरह, उनके आगे एक लाइन भी लिखी होती है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में वो लाइन लिखनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज डैश डैश डैश, कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो आपको वो लाइन लिखनी है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, पश्च दृश्य यानी पीछे देखने वाले दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों जाता है, वरीयता दी जाती है, मतलब इसका मतलब उसी का ही उपयोग किया जाता है। इसके लिए समतल दर्पण का इस्तेमाल भी किया जा सकता था, पर समतल दर्पण नहीं करते, ठीक है। और अवतल दर्पण का भी इस्तेमाल किया जा सकता था, परंतु अवतल दर्पण भी नहीं करते हैं। तो इसका आंसर सीधा सीधा है दोस्तों। अपन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें प्रतिबिंब हमेशा सदैव सीधा बनता है। देखिए दोस्तों, इससे पहले ही बात करी थी, उत्तल दर्पण के अंदर बनने वाले प्रतिबिंब सारे सीधे होते हैं परंतु वस्तु की तुलना में छोटे होते हैं। वस्तु की तुलना में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, बना प्रतिबिंब सदैव आकार में छोटा होता है। सेकंड पॉइंट भी यही मिल गया हमारे को। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ये पश्च दृश्य के बहुत बड़े भाग को दिखा पाता है। ध्यान से सुनना, क्यों दिखा पाता है। देखिए, ये हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब दिखा रहा है। छोटा प्रतिबिंब दिखा रहा मतलब बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करेगा और छोटे से दर्पण के अंदर वो दिखा देगा। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है, ठीक है। जितने भी वाहन होते हैं सब में पीछे का व्यू देखने के लिए जो साइड ग्लास होता है वो हमेशा उत्तल दर्पण होता है, ठीक है दोस्तों। और लाइन जरूर लिखिए, वो लाइन क्या है, ठीक है। दर्पण पर जो लाइन लिखी होती है, लाइन को लिखिए और वो लाइन आपको याद होनी चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक प्यारा सा छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको भी देख लेते हैं हम। न्यूमेरिकल बहुत प्यारे होते हैं दोस्तों, पहले वैल्यू को समझो आप, ठीक है सॉरी। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखना यहाँ पर, पहले एक क्वेश्चन था उसमें दर्पण बोला था, सिर्फ क्या बोला था, दर्पण। अब यह क्वेश्चन क्या है, मैं नीचे नहीं करने वाला भैया, आपको आंसर देना है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। कौन से दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, उत्तल दर्पण की, ठीक है। जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या दे रखी है, मीन्स क्या दे रखा है, चलो मैं मान सारे बता देता हूँ आपको, मान क्या क्या दे रखे हैं, ठीक है। आपको सूत्र का इस्तेमाल करना है और आपको फोकस दूरी बतानी है। तो वक्रता त्रिज्या मीन्स कैपिटल आर दिया है, वो कितना दे रखा है दोस्तों, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अब चूंकि यहाँ पर दर्पण का पर्टिकुलर नाम दिया है, अब जब नाम दिया है तो आपको प्लस और माइनस का सिंबल भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलो एक तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ भाई, सीधा सीधा F = R/2 होगा, मीन्स वक्रता त्रिज्या का आधा ही फोकस दूरी है, तो 16 सेंटीमीटर तो आंसर आएगा। अब मुझे बताओ प्लस आएगा या माइनस आएगा, सोचो, प्लस आएगा या माइनस आएगा। इसका आंसर होगा दोस्तों प्लस। क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, जब आप इसका डायग्राम बनाते हो तो ये, जब आप जैसे मान लेते हैं दर्पण कैसे रखा आपने,
ये दर्पण रख दिया आपने। कैसा दर्पण रखा आपने? ये एक उत्तल दर्पण है, यानी इसका जो प्रकाशिक तल है जहाँ पर प्रकाश आपतित होगा, जैसे यहाँ वस्तु रख देते हैं, ठीक है। अब चूंकि इसकी जो वक्रता है उसके हिसाब से जो इसका केंद्र होगा वो इसी तरफ होगा, ठीक है। फोकस बिंदु भी इस तरफ होगा। तो वस्तु कहाँ रखी है हमने? बाईं तरफ रखी है। जब प्रकाश इस तरफ आपतित होगा तो दाईं तरफ वाली जितनी भी वस्तुएं होती है उनको कैसा माना जाता है? धनात्मक माना जाता है। जो भी राशियां होती है तो ये फोकस दूरी कैसी हो जाएगी इसके लिए? धनात्मक हो जाएगी। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा +16 सेंटीमीटर, यानी +16 सेंटीमीटर। समझ में आ गया दोस्तों? देख लो इसका एक बार आंसर भी देख लो आप, वैसे विश्वास करा करो मेरे पे। अगर ध्यान रहे यहाँ पर, अगर उत्तल दर्पण की जगह पे अवतल दर्पण होता तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होता? उत्तल दर्पण की जगह क्या होता? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी का मान आता वो आता -16 सेंटीमीटर। कितना आता? -16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। स्लाइड को मैं क्लियर कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन दिखाऊंगा, आंसर बाद में, आंसर के बारे में सोचेंगे अपन पहले, ठीक है। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, देखिए अवतल दर्पण है तो सबसे पहले एक किरण आरेख बना, कच्चा किरण आरेख, ठीक है। किरण आरेख के लिए नियम बताएं दोस्तों आपके, एक अवतल दर्पण बनाना है, ठीक है। अब अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। कितने सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है? 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर क्या है दोस्तों? यू दे रखा आपको। और ध्यान रहे वस्तु की दूरी हमेशा, अगर चिन्ह परिपाटी का आप इस्तेमाल करते हो तो यू को हमेशा नेगेटिव माना जाता है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, वस्तु की दूरी यानी बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक मानी जाती है, भले ही वो दर्पण हो, भले ही वो लेंस हो, भले ही वो उत्तल दर्पण हो, भले ही वो अवतल दर्पण हो, यानी मीन्स कोई सा भी दर्पण हो और कोई सा भी लेंस हो, उसके लिए फोकस दूरी, देखिए सॉरी फोकस दूरी नहीं, वस्तु की दूरी यानी बिंब की दूरी कैसी मानी जाती है? ऋणात्मक मानी जाती है। कैसी मानी जाएगी? नेगेटिव। मीन्स u इज इक्वल टू हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मान हो गया। अब क्या बोल रहा है? रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? ध्यान से सुनना क्वेश्चन को वापस। किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, मीन्स आपको आवर्धन का मान दे रखा है, मीन्स m का मान दे रखा है, ठीक है। m का मान कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। वास्तविक प्रतिबिंब है। अब देखिए दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो m इज इक्वल टू -3 माना जाता है। बताया था आपको, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का चिन्ह हमेशा माइनस होता है। कैसा होता है? माइनस होता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, आपको ये दोनों मान मैंने बता दिए, ठीक है। अब क्या पूछा है यहाँ पर? v पूछा है, मीन्स प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, मीन्स प्रतिबिंब की दूरी तो आपको दे रखी है, प्रतिबिंब की दूरी पूछी है, मीन्स आपको v निकालना है। क्या निकालना है? v फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कौन से सूत्र का इस्तेमाल करोगे? दर्पण सूत्र के लिए, दर्पण के लिए और आवर्धन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? m इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं लिख देता हूँ, जगह तो वैसे भर गई फिर भी अपन लिख लेते हैं, या साइड में हमारे पास खूब जगह है, ठीक है। m इज इक्वल टू h डैश, अच्छा इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, जस्ट ए मिनट रुकना दोस्तों, ये लाइन में इरेज कर देता हूँ, ठीक है। m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू, अब दर्पण है, दर्पण के लिए क्या आता है दोस्तों? -v अपॉन u, ठीक है। इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। जब इस सूत्र का इस्तेमाल करोगे और यहाँ पे h और h डैश का एक अनुपात दे रखा है, मीन्स m दे रखा है, एक आपको m का इस्तेमाल करना है और एक -v अपॉन u, इन दोनों का इस्तेमाल करोगे। और जब दोनों के मान रखते हो, देखो आवर्धन का मान कितना है? -3 है, -v अपॉन u, यानी v आपको ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों? v ज्ञात करना है, u आपको दे रखा है। मीन्स इन दोनों पक्षों को परस्पर बराबर करोगे। कौन कौन से पक्ष को? m इज इक्वल टू -v अपॉन u, ठीक है दोस्तों। याद रखें u इज इक्वल टू कितना है? -10 सेंटीमीटर है, m इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर है। आगे भी आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। मैं स्लाइड को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ
डायग्राम आपने अच्छे से समझ लिया। चलो आओ इधर आंसर पे आ जाते हैं दोस्तों। देखिए आवर्धन का मान कितना माना गया है, -3, जैसा कि मैंने बताया था। बिंब की दूरी कितनी होगी दोस्तों, -10 सेंटीमीटर, जैसा मैंने कहा था। आवर्धन के लिए किस सूत्र का इस्तेमाल किया जाएगा, m = -v/u। जब m की जगह -3 रख दिया आपने, v आपने -v रख दिया और u कैसा रख दिया आपने, -10 रख दिया। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या था, m = -v/u। तो ये माइनस तो वैसा का वैसा है। ठीक है, m कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ माइनस लगा दिया, v हमें निकालना है और u का मान कितना है दोस्तों, -10 दे रखा है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, v = कितना आ जाएगा, -30 है दोस्तों यहाँ पे। हाँ ये ऊपर 10 है, 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v = कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। और चिन्ह कौन सा रहेगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा क्योंकि यहाँ पे -3 है। v = कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ। माइनस का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जब v = माइनस हो जाएगा मीन्स प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा और कितने सेंटीमीटर दूर बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा आपको और क्वेश्चन को एक बार वापस वीडियो को बैक करके रिवर्स करके देख लो दोस्तों। अभी अकेले बैठे हो, अपन क्लास में नहीं हैं। ठीक है, क्लास में तो हैं अपन, बट मैं आपके सामने नहीं हूँ और कोई आपका पड़ोसी, आपका दोस्तगण या मित्र आपके पास में नहीं है, तो दैट्स वाई आपको किसी से टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्लास में हिचकिचाते हो, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं पूछते क्योंकि बेइज्जती हो जाती है, बेइज्जती का डर होता है। परंतु दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ठीक है, तो अपने पास अभी तो हाल फिलहाल ये फैसिलिटी है कि हम वीडियो को बैक कर कर देख सकते हैं, वीडियो को वापस देख सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पर मेरे चैनल पर अपलोड रहेगा दोस्तों। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और जितना बांटोगे आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। तो कभी चिंता नहीं करनी दोस्तों, अपना प्यार दिखाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, वायु में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी। आंसर देखने से पहले इसके बारे में चर्चा करनी है दोस्तों। ठीक है, क्या है, वायु में गमन करती प्रकाश किरण, वायु में गमन करती प्रकाश किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। ठीक है, अब देखना वायु की बात कर रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड को नीचे ले लेता हूँ ताकि इसका डायग्राम अपन बना लें। ठीक है, मैं आंसर को वैसे हाइड कर देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे है ये रहा प्रश्न, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। ये हम बोल देते हैं वायु। ठीक है, और नीचे हमने माध्यम बोल दिया जल। क्या बोल दिया, जल। अब वायु से जब प्रकाश किरण जल में प्रवेश करती है, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। जल में कैसे प्रवेश करती है दोस्तों, तिरछी प्रवेश करती है, ये प्रवेश कर गई। ठीक है, वायु से जल में तिरछी प्रवेश करती है। ठीक है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी। मैं एक बार ये एक पॉइंट को और क्लियर कर देता हूँ। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, कारण बताइए। अब देखिए वायु क्या है, एक सघन माध्यम है, विरल माध्यम है। वायु एक विरल माध्यम है, किसकी तुलना में, पानी की तुलना में, यानी जल की तुलना में। अगर जल से कंपेयर किया जाए तो वायु के कण कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, और तुलनात्मक रूप से वायु एक विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। देखिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, इस परिघटना को क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवर्तन। अब वायु जब जल में प्रवेश करेगी तो क्या होगा दोस्तों, जब प्रकाश किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम जा रही है, वायु एक विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। और जल कैसा माध्यम हो जाएगा, तुलनात्मक रूप से एक सघन माध्यम हो जाएगा। कैसा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। किसकी ओर झुक जाएगी दोस्तों,
अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया, तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होता है। आंसर समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, एक बार हम इसके आंसर को भी पढ़ लेते हैं। भाई साहब क्या कह रहे हैं, वायु में गमन करती, देखिए थोड़ा धीरे ही बोल देते स्लो मोशन में, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है जब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु विरल है, जल सघन माध्यम है तथा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। समझ में आ गया? यहाँ पे चाल की भी बात कर दी, इसमें सघन माध्यम प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये वैसे अपवर्तन का कारण भी है जिसे हम अपने वीडियो में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, बड़े ही ध्यान से समझना है। ठीक है, मैं इसके आंसर को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको नीचे? चलो जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की, जांच नहीं बेटा ना, कांच है ये, कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, ध्यान से सुन ले एक बार क्वेश्चन को। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक का मान दे रखा है। अब अपवर्तनांक को किससे व्यक्त किया जाता है? n से व्यक्त किया जाता है। और अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों? अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे इंडिकेट किया जाता है? c से, और माध्य में प्रकाश की चाल का एक अनुपात होता है, यानी n = c/v होता है। c क्या है? यहाँ पे प्रकाश की चाल है, कौन से माध्यम में? निर्वात में। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। v हमें निकालना है। n का मान हमें दे रखा है, n का मान कितना दे रखा है दोस्तों? n का मान दे रखा है 1.50। ठीक है, अब 1.50 मीन्स जब आपको v का मान निकालना है तो v को ऊपर भेजना है और n को नीचे भेजना है, पक्षांतरित करोगे। और पक्षांतरित करने के पश्चात आपको जो मान मिलेगा, मैं एक बार स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ, ये किस रूप में रूपांतरित हो जाएगा, क्लियर कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास v = स्लाइड रोक लेते हैं, v = c/n। c का मान कितना है दोस्तों? 3 × 10⁸, और n का मान कितना है? 1.5। यानी ध्यान सुनना दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या है कि एक चीज़ ये करते हैं कि ये 1.5 लिखा हुआ है, फिर इसका पॉइंट हटाएंगे, यानी डेसिमल हटाएंगे, फिर हटाने के पश्चात फिर वो सोचेंगे किसको किससे काटना है। इससे बेटर है दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए 1.5, यानी 1.5 का मतलब होता है डेढ़। डेढ़ क्या होता है? 3 का आधा होता है। 3 का क्या होता है? आधा। यानी डेढ़ का दुगुना कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 1.5 से 3 कैंसिल होगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2 बचेगा दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 × 10⁸ क्या आ जाएगा? जस्ट ए मिनट, 2 × 10⁸, और मात्रक लिखना बहुत जरूरी दोस्तों। मात्रक हो जाएगा, चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर/सेकंड। समझ में आ गया दोस्तों? आंसर को देख लेते हैं हम। अब ज़्यादा अपन डिस्कस नहीं करेंगे उसके आंसर के बारे में। 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर कितना है आंसर? 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पहले क्वेश्चन नहीं देखेंगे अपन, आंसर नहीं दिखाने वाला, पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। सारणी में अधिकतम प्रकाश घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए सीधा सीधा कंसेप्ट क्या पूछा है यहाँ पर। ये पूछ रहा है कि अधिकतम प्रकाशिक घनत्व वाले माध्यम को ज्ञात कीजिए और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। मीन्स सबसे सघन माध्यम कौन सा है और सबसे विरल माध्यम कौन सा है, वो हमें ज्ञात करना है। न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व का मतलब क्या है?
विरल माध्यम। कैसा माध्यम? विरल माध्यम पहचानना है। ध्यान रहे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया और सामने वाला क्वेश्चन मेकर जो आपका एग्जामिनर होता है उसका ये काम है दोस्तों, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा। या नाम चेंज कर दिया आपने, सघन और विरल पढ़ा था अब तक, अब यह क्या बोल दिया? अधिकतम प्रकाशिक घनत्व। ठीक है, अधिकतम मीन्स घनत्व ज़्यादा है, मीन्स पार्टिकल्स कैसे हैं? बहुत ज़्यादा पास में है, और पास में होंगे तो वो कैसा माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा। और पार्टिकल्स जब दूर दूर होंगे, यानी कण कैसे होंगे? माध्यम के कण दूर दूर होंगे, वह एक प्रकार का विरल माध्यम होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको सघन और विरल बताना है। ठीक है, तो अब पहले हम सारणी को देख लेते हैं, सारणी में क्या क्या है ज़्यादा। चलो सारणी ये रही। ठीक है, तो सारणी अरे यार सारणी दी नहीं यार, बाय मिस्टेक सारणी भूल गया ये। ठीक है, कोई नहीं, बता देते हैं आपके। तो आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पे उस सारणी के अंदर बहुत सारे मान दे रखे हों, जैसे अपन फॉर एग्जांपल ऐसे बोल देते हैं 1.0001 0 और लगाना क्या? नहीं, इतना बहुत है, 3 है। दूसरा मान दे रखा है 1.5 दे रखा है, एक दे रखा है आपको 2.4 2 दे रखा है, और एक मान हम मान लेते हैं अपनी मर्जी से 1.33। ठीक है, अब ये आपको 4 मान दे रखे हैं, तो जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा, ध्यान सुनना, जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है? 2.42 का। मीन्स जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा वो उतना ही अधिक सघन माध्यम होगा, उतना ही अधिक सघन माध्यम होगा। और ये हीरे का अपवर्तनांक होता है। किसका अपवर्तनांक होता है? ये हीरे का अपवर्तनांक होता है। तो अधिकतम प्रकाशिक घनत्व वाला माध्यम हीरा है, इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, कितना है? 2.42। अब देखिए इन 4 वैल्यूज़ को देखो आप, इन्हीं 4 वैल्यूज़ को देखते हैं अपन, क्या है इनमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है? 1.33 कम है या 1.0003 कम है? तो सबसे कम है 1.0003। तो ये एक सर्वाधिक विरल माध्यम हो जाएगा। कैसा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम। समझ में आ गया दोस्तों? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए आप, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिया गया है, यानी 3 अलग अलग माध्यम दे दिए। इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? सारणी में दिए गए आंकड़ों का प्रयोग कीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए सबसे थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक ही मान लो आप। क्या है कि यहाँ पे सारणी नहीं है अपने पास। ठीक है, उस सारणी यहाँ पे किसी कारणवश मिस हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सारणी नहीं आई, माफ़ी मांगता हूँ इसके लिए मैं आपसे। ठीक है, अब देखिए N=C/V, यहाँ पर एक प्रकाश का फॉर्मूला वगैरह जैसा भी है वो दिया था इसने, सारणी में हमारा मान नहीं दिया है। फिर भी देखो अपन क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया होगा इसने। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन कौन से माध्यम दिए हो सकते हैं? 3 माध्यम दे रखे हैं, केरोसिन, तारपीन और जल। जल का अपवर्तनांक देखिए दोस्तों, अपन कंपेयर करते हैं तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.5 के आसपास। ठीक है, और तारपीन, केरोसिन, अब सारणी में इसका मान दिया नहीं है, दैट्स वाई हम यहाँ पे तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंपेरेटिवली हम बात करें ना तो जल में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा किस में होती है? जल में होती है, अगर इन 3 माध्यमों की कंपेयर करें तो। ठीक है, इनका अपवर्तनांक थोड़ा इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अब आंसर को टैली कर लेते हैं। जल में प्रकाश की चाल, अब देखिए इन 3 माध्यमों में तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल सर्वाधिक प्रकाश की चाल किस में होगी? जल में होगी। ठीक है, और अगर हम दूसरे माध्यम में बात करें तो उनका अपवर्तनांक थोड़ा सा क्या हो ज़्यादा होगा, दैट्स वाई तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है केरोसिन की तुलना में। तारपीन आपने देखा हो थोड़ा सा केरोसिन के कंपेयर में ज़्यादा डेंसिटी होती है, यानी ज़्यादा घनत्व होता है उसका। ठीक है, इसलिए तारपीन में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। ठीक है, वही बात है, कंसेप्ट क्या आएगा इसका? अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, और अपवर्तनांक जितना कम होगा प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। समझ में आया दोस्तों? अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। हीरे का, आंसर पे नहीं जाएंगे भैया, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? 2.42 है। इस कथन से आपका क्या तात्पर्य? तो देखिए दोस्तों,
हीरे का अपर्तनांक 2.42 दिया है, तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल हमेशा निर्वात में प्रकाश की चाल का, और मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं छोटा सा कंसेप्चुअल बात करूं तो अगर किसी माध्यम प्रकाश की चाल निकालनी है तो निर्वात में प्रकाश की चाल में हमें 2.42 का भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपर्तनांक कितना दिया है, 2.42 दिया है। मीन्स यहाँ पर हमें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में 2.42 का क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। उसके पश्चात ही हमें प्रकाश की चाल प्राप्त होगी, किसमें, हीरे में। और हीरा एक तरीके से अगर हम बात करें भौतिक अस्तित्व में तो सर्वाधिक कैसा माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है, सर्वाधिक सघन पारदर्शी माध्यम। ध्यान से सुनना, सर्वाधिक सघन पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम है ये और सर्वाधिक सघन होता है, ठीक है, हीरा। और इसी गुण के कारण हीरा चमकता है, क्योंकि हीरे की जो डिज़ाइनिंग होती है ना, उसकी नक्काशी कुछ इस प्रकार से की जाती है कि प्रकाश जब अंदर प्रवेश करता है तो अनेकों बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है, यानी अंदर ही अंदर बचीड़ खाता रहेगा, वो मीन्स टक्कर करता रहेगा। और बार बार जब संगत होती है प्रकाश की अलग अलग सतहों से तो वो चमकता है। जैसे आपने देखा, जब प्रकाश किरण मीन्स जब भी परावर्तन होगा तो चमक उत्पन्न होती है। क्या बोला मैंने, जब भी परावर्तन होगा तब चमक उत्पन्न होगी। इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहता हूँ। कोई भी वस्तु जब चमकती है तो उसके 2 कारण होते हैं। सॉरी, गलत हो गया, देखो इतना बोलते बोलते, कोई ना, आपके लिए सब कुछ हाजिर है। सुनो यार छोटा मोटा मजाक कर लेते हैं भाई, आ जाओ इधर। क्या है, मैं क्या कह रहा था यार, तुमने यार टॉपिक बुला दिया रे। चलो वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। क्या बोल रहा था मैं, हाँ, ठीक है, मैं एक कंसेप्ट बता रहा था आपको, ठीक है। कोई भी वस्तु चमकती है तो उसके 2 कारण होते हैं, या तो वो प्रकाश का स्रोत हो, क्या हो, वो प्रकाश का स्रोत हो तब वो वस्तु चमकेगी, ठीक है। यानी बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, तारे हो गए, ये सब क्या है, प्रकाश के स्रोत हैं, इसलिए चमकते हैं। और अगर कोई वस्तु स्रोत नहीं है फिर भी चमक रही है तो उसका कारण होता है कि उस वस्तु के द्वारा प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। आपके घर में दर्पण है, ठीक है, जिसके द्वारा अपन जैसे कोई टॉर्च वगैरह या सूर्य के प्रकाश सामने रखते हैं तो चलका पड़ता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, फ्लैश, ठीक है, फ्लैश पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो वो फ्लैश पड़ रहा है, इसका कारण क्या है, परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन किसके द्वारा हुआ, दर्पण के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है, दर्पण के द्वारा। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो किसी वस्तु के चमकने के 2 कारण होते हैं, या तो प्रकाश का स्रोत हो या उस वस्तु के द्वारा प्रकाश का परावर्तन हो रहा हो। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा चमकता है, क्या चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश होता है, नहीं होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकता है। समझ में आया दोस्तों। ऐसे ग्रह चमकते हैं तो ग्रह भी सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकते हैं। कोई भी वस्तु चमकती हुई दिखाई दे रही है तो उसका कारण क्या है, उसके 2 कारण है, या तो प्रकाश का स्रोत है या उसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। समझ में आ गया। तो हीरे के अपर्तनांक पे आ जाते हैं। अपन क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा साइड में लगे, बिकॉज देखो कुछ चीज़ों के बारे में जब मैं डिस्कस करता हूँ तो कुछ नई नई चीज़ें बताने की सोचता हूँ, और मेरा उद्देश्य केवल ये रहता है कि मेरे पास जितना है ना वो सब आपको दे दूँ ज्ञान के संबंध में। मैं ये चीज़ सोचता हूँ, मेरा मतलब ये नहीं कि आपको एक क्वेश्चन समझाया ख़त्म कर दिया मामला, नहीं। मेरा टारगेट ये रहता है कि आपको उससे संबंधित 4 से 5 तथ्य मैं समझाने की कोशिश करूँ, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। जब तक आप आपके माइंड को, आपकी सोच को या सोचने की क्षमता को जब तक आप डेवलप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। फिजिक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसको आपको सोचना पड़ेगा, इसको वजन मत समझो। इट इज़ नॉट ए हैवी सब्जेक्ट यार, ये कोई इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। बट जब इसके बारे में सोचोगे, मनन करोगे, चिंतन करोगे, देन इट इज़ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व का सबसे
इजी सब्जेक्ट है। मैथ भी ऐसा ही सब्जेक्ट है, अगर कोई कंसेप्ट आपको आ गया तो आप एग्जैक्ट उसका आंसर निकालोगे। आपको अगर फॉर्मूला पता है, आपको अगर वैल्यूज़ पता है, तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और ऐसा ही फिजिक्स में होता है दोस्तों। आप बस फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस इस बात का है कि फिजिक्स में आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए, बट कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, जैसे प्लस कब लगना है, माइनस कब लगना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का अपन आंसर देख लेते हैं। हीरे का अपर्तनांक 2.42 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाशीय घनत्व सबसे अधिक है, इसलिए हीरे में प्रकाश की गति सबसे कम होगी। समझ में आ गया दोस्तों, जितना अपर्तनांक अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। ठीक है, लेंस की, थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड को ऊपर कर देता हूँ हल्का सा ना, चलो ठीक है, ताकि आपको आंसर नहीं दिखे। ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन मैंने दर्पण से एक तो देखो, एक आपके अवतल दर्पण, एक उत्तल लेंस, और 2 क्वेश्चन और हैं जो अलग अलग दर्पण या अलग अलग लेंस से लिए मैंने। टोटल 4 क्वेश्चन है दोस्तों, जिससे संबंधित कम से कम 4 नंबर का न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मैं पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं कॉपी पेन के साथ वो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा दोस्तों, उसको कैसे सॉल्व करना है। समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुने, ध्यान से समझे। ठीक है, क्या है दोस्तों, इधर किसी लेंस की 1D क्षमता को परिभाषित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये सोचने पर मजबूर करेगा आपको। ठीक है, 1D का मतलब +1D मीन्स लेंस की क्षमता दे रखी है, और लेंस की क्षमता को किससे लिखा जाता है दोस्तों, P से व्यक्त किया जाता है। P इज इक्वल टू, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, राइटिंग बैठी नहीं भाई, है ना, अब सही बैठ गई। P इज इक्वल टू 1/f होता है, मीन्स फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस की क्षमता होता है। तो लेंस की क्षमता कितनी दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे +1D, यानी P का मान दे रखा है आपको +1D। D क्या है यहाँ पर, डायोप्टर है, जो लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। अब यहाँ पे फोकस दूरी हमें कितनी दी है दोस्तों, फोकस दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, हमें फोकस दूरी प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे 1D का अभिप्राय पूछा है, तो अभिप्राय संबंधित प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, प्लस किसके लिए आता है, प्लस आता है दोस्तों उत्तल लेंस के लिए। कौन से लेंस के लिए आता है, उत्तल लेंस के लिए आता है। और 1D का मतलब 1/f का मान किसके इक्वल होगा, 1 के, यानी f इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर। f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर। अब देखिए 1/f इज इक्वल टू 1 के बराबर है, तो मीन्स इसको आप कह सकते हो 1/1 कह सकते हो, नहीं कह सकते हो। तो 1/f इज इक्वल टू, थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा अलग दिख जाए। चलो ठीक है, ये कलर ठीक है, क्लोज कर देता हूँ मैं इसको। अब देखिए मैं थोड़ा सा और इसको स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ थोड़ी, चलो ये हो गया। तो लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, इसका मान कितना दे रखा है आपको, 1D दे रखा है। तो प्लस का मतलब अपन ने निकाल लिया। ठीक है, प्लस का मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का उत्तल लेंस है। अब बात करते हैं फोकस दूरी कितनी होगी, यानी उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, क्योंकि दोनों चीज़ें बतानी पड़ेगी, लेंस कौन सा है और उसकी फोकस दूरी कितनी है। अब देखिए, तो 1/1 बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे हमेशा डिविजिबल नंबर कौन सा होता है, 1 होता है, यानी यूनिवर्सल डिविजर कह सकते हैं इसको। किसी भी संख्या में 1 का पूर्णतया भाग जा सकता है, तो 1/1 बोल सकते हैं। दैट्स वाई। अब देखिए तुलना कीजिए, अंश बराबर अंश, हर बराबर हर, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर। यानी +1D का तात्पर्य है कि यह एक प्रकार का उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी कितनी है दोस्तों, +1 मीटर है। कितनी है, +1 मीटर। तो इस प्रकार के लेंस की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है दोस्तों, +1 डायोप्टर होती है। अगर यहाँ पे -1D होता तो उत्तल लेंस की जगह पे कौन सा लेंस आ जाता है, यहाँ पर अवतल लेंस आ जाता, और फोकस दूरी क्या हो जाती, -1 सेंटीमीटर हो जाती है। कितने सेंटीमीटर हो जाती, -1 सेंटीमीटर। तो आइए इसके आंसर पे एक बार प्रकाश डाल लेते हैं अपन। ठीक है, आइए इधर। एक डायोप्टर
सॉरी, गला सूख गया रे। चला इधर। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जो 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की। तो अभी भी इसने उत्तर कैसा बताया, अधूरा बताया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने बिल्कुल एक स्टेप आगे पढ़ा है इसको दोस्तों, ठीक है। अपन इसी पर ही आते हैं। हाँ, नहीं तो अगले क्वेश्चन पता चल जाएंगे आपको। चलो ठीक है, इधर आओ। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जो 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की होती है, और लेंस कौन सा होगा यहाँ पे दोस्तों, उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। समझ में आया दोस्तों। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, मोटिवेशन किसको मिलना है, मुझे मिलना है। मैं ऐसे और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा आपके लिए। आप चाहते हैं कि आप मुझसे पढ़ें, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पर इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय।